बात की थी कि कल करंट अफेयर्स का पहला ही क्लास था, ठीक है। और देखो, दो चीजें हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे। पहला तो ये है कि जो लोग कुछ लोग हो सकता है कि 2020 एग्जाम दें, ये वाला भी देंगे। तो एक तो जैसे मान लीजिए हम किसी क्लास में, सपोज कीजिए हम टॉपिक्स सेलेक्ट करते हैं 4 5, है ना, 6, मान लीजिए 10 टॉपिक एक क्लास में होते हैं। सपोज कीजिए कि 10 टॉपिक एक क्लास में अगर हम लोग करते हैं तो उनमें से कम से कम 4 से 5 टॉपिक रहेंगे जो प्रीवियस करंट अफेयर्स करेंगे। प्रीवियस का मतलब है जो जून 2021 से, है ना। कुछ करंट अफेयर्स बेसिक उधर का भी लेके चलेंगे और जो करंट न्यूज में आ रहा है वो भी। जो यूपीएससी का करंट अफेयर्स ऐसा नहीं होता है कि आपको मतलब 1 महीने पुराना पूछा जाए, है ना। तो उसमें कोई भी वो लोग न्यूज पूछ सकते हैं। तो कल हमने ये बात की थी आपसे कि कैसे पढ़ा जाए, और हमने ये कहा था कि इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को ये जान लेना बहुत जरूरी है, करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले, कि इंडिया का बेसिक जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द बेसिक ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग कुछ बात करेंगे बेसिक ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो एक बार ग्लोब निकाल लेते हैं। देखो, जब एक चीज मैं बताऊं, लोग करते क्या हैं, मैंने कल भी इस पे बात की थी कि लोग सीधे सीधे करंट अफेयर्स पढ़ने लगते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब है, उनको ये लगता है कि अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है ना। तो आपको पता है, तो उन 5 राज्यों के नाम वो रट लेंगे। तो ऐसे नहीं होता है। करंट अफेयर्स में, यूपीएससी में कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। जब तक कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो तब तक। तो सबसे पहले हमें इंडिया के बारे में जानना है ना। नो इंडिया, इंडिया के बारे में हमें कुछ जानना है, ठीक है। अब इंडिया के बारे में जानना क्यों जरूरी है वो पहले समझ लीजिए। अगर हम बात करेंगे आयुष, हाँ, अगर हम बात करें सपोज कीजिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप की, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप की अगर बात करें हम, और हम बात करें इंडो बांग्लादेश या इंडो म्यांमार या इंडो चाइना या इंडो भूटान, इंडो नेपाल, इंडो श्रीलंका, कोई भी कंट्री हो, उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, सपोज कीजिए उसमें आ जाए कि अगर कोई इंसिडेंट जो है वो अंडमान निकोबार में हुआ है ना, अंडमान निकोबार में कोई इंसिडेंट हुआ है, तो आपको ये नहीं पता है कि वेयर इज अंडमान निकोबार। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो बेसिक्स, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ये एक क्लास में हो जाएगा पूरा, मुझे पता है, ठीक है। तो आप उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। और बेसिक में कुछ बेसिक पॉइंट है ना, बेसिक में कुछ बेसिक पॉइंट है कि जैसे सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, इसको नोट करते जाना आप लोग। वैसे मैंने इसका नोट्स बनाया भी है। पहला है इंडिया इन ग्लोब, ठीक है। ये पहला हमने पॉइंट बनाया था, इंडिया इन ग्लोब, भारत ग्लोब में कहां पर है। तो पहला पॉइंट आपको ये समझना है, बेसिक, ठीक है। प्रशांत सिंह, आयुषी, नजुका, समझते रहना, कोई डाउट तो पूछ लेना, माइक अपना बंद रखना, जब पूछना हो तब खोल लेना, ठीक है। अब इंडिया इन ग्लोब, तो मतलब क्या है, इसमें दो चीजें हमें समझना है कि इंडिया जो है इस ग्लोब में कहां पर है। इंडिया जो है इस ग्लोब में कहां पर आता है, ये बहुत जरूरी जानना। इंडिया इस ग्लोब में कहां पर आता है ना। तो जब हम बात करते हैं इंडिया इज इन ग्लोब, तो दो बातें समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और हेमिस्फीयर, ठीक है। ये 3 बातें समझिए। तो इंडिया इज इन ग्लोब, तो सबसे पहला पॉइंट है इंडिया इज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। देखो, ये हमने ग्लोब बनाया था, अर्थ बनाया, अर्थ को हमने इक्वेटर से डिवाइड कर दिया। नाउ दैट इज अ नॉर्थ हेमिस्फीयर, दैट इज अ साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। हमने ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है।
यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इंडिया इज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, यहाँ पे है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे क्या, कि इंडिया इज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, इज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये बेसिक सा पॉइंट है, पता नहीं कहाँ इसकी जरूरत पड़ जाए। तो पहला पॉइंट ये है, इंडिया इज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। सेकंड पॉइंट, in respect of equator, India is in north hemisphere. In respect of the 0 degree longitude, prime meridian line, and जैसा कि हम जानते हैं prime meridian line, तो that is a prime meridian line. Okay. अगर हम longitude की बात करें तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना, इसको हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। तो आपको पता है कि ये 0 डिग्री है, ये ईस्ट है ना, और ये वेस्ट है। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड की, तो इंडिया इज इन ईस्ट, ठीक है, तो भारत ईस्ट में है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, 0 डिग्री से ईस्ट में है ना। दैट इज लाइन इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन लाइन, that longitude is known as a pyramid line. हम इसको बाकी डीप में इसको समझेंगे हम लोग ज्योग्राफी क्लास में, बट अभी ये जान लीजिए दो पॉइंट हमने अभी यहाँ डिस्कस किए हैं कि इंडिया इज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड इंडिया इज इन ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है। तो एक्चुअली आज ज्यादातर लोग इसलिए नहीं आए, शायद टाइमिंग को लेकर कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन लिंक खुल जाता है ना, 40 मिनट मीटिंग हमारी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए लोगों ने कम ज्वाइन किया है पता होते हुए भी। तो ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में, ये तो गया बेसिक हमारा इंडिया के बारे में। दूसरी हम बात, तीसरा पॉइंट है, तो पहला पॉइंट हो गया लॉन्ग लैटिट्यूड, दूसरा पॉइंट हो गया लॉन्गिट्यूड। तीसरा पॉइंट हम समझेंगे कि इंडियाज फ्रंटियर कंट्री, भारत के पड़ोसी मुल्क या पड़ोसी देश, ठीक है, इंडियाज बॉर्डर कंट्री या पड़ोसी देखो, नेबरिंग कंट्री और फ्रंटियर कंट्री में जो बेसिक डिफरेंस इज, फ्रंटियर कंट्री मींस देयर अ टचिंग बाउंड्री, है ना, पर्टिकुलर रीजन लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, दैट इज अ फ्रंटियर कंट्री, दैट इज अ बॉर्डर कंट्री। बट Maldives, Indonesia, and Sri Lanka is neighboring country, but not the frontier country. पड़ोसी देश हैं मगर सीमावर्ती देश नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे नेबरिंग कंट्री की, है ना, नेबरिंग कंट्री की बात करें तो नेबरिंग पड़ोसी मतलब पड़ोसी देश हैं वो 9 हैं, ठीक है। और चौथा हम बात करेंगे कौन कौन से हैं, और उसके बाद बॉर्डर कंट्री की बात करेंगे, फ्रंटियर कंट्री की, है ना। अगर हम फ्रंटियर कंट्री की बात करेंगे तो कितने हैं, ये 7 हैं। तो समझ गए, इसको बोलते हैं पड़ोसी देश और इसको बोलते हैं सीमावर्ती देश, ठीक है, सीमावर्ती देश। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब थोड़ा समझ लेते हैं फटाफट से, वैसे मोस्टली लोगों को पता होता है कि कौन से कंट्री हैं जो फ्रंटियर है। फ्रंटियर मींस जिसका बॉर्डर टच होता है। हम इसको दिखा देंगे आपको पॉलिटिकल मैप में भी, हालांकि मैंने मैप देखा था लेकिन ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो फ्रंटियर कंट्री, उन्हीं में 2 जोड़ देंगे हम, बॉर्डर नेबरिंग कंट्री हो जाएंगे। तो सबसे पहला है पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है नेपाल, चौथा है चाइना और 5वां है बांग्लादेश। इसको नोट करते जाना, है ना। क्वेश्चन ये बन सकता है विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ फ्रंटियर कंट्री। तो अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, तो 1 2 3 4 5। उसके बाद कौन है, भूटान, ठीक है। उसके बाद म्यांमार, 7वां कंट्री कौन सा है, म्यांमार।
ठीक है। तो ये 7 कंट्री हैं जिनकी बाउंड्री इंडिया से कनेक्ट होती है, और इंडिया का मैक्सिमम बाउंड्री आपको पता है, मैक्सिमम बाउंड्री करंट होता है बांग्लादेश से, ठीक है। मैक्सिमम बाउंड्री, सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की भारत से लगती है, और मिनिमम की बात करें तो अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला ये कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इनसे बाउंड्री टच होती है, मैक्सिमम बांग्लादेश से, मिनिमम अफगानिस्तान से, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो इसकी हाँ, तो अगर इसको मैप में देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं इजीली, आपको दिखा देता हूँ मैप में, और कौन कौन सी कंट्री वैसे तो, और एक एक जो गूगल, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है, ठीक है, और शायद एंड्रॉयड में चल जाता होगा, ये है ना, ये सारे नेबरिंग कंट्री, वैसे आप जानते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अगर गूगल मैप है ना, मतलब लैपटॉप है, तो आप ये जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप अपने फोन में, मतलब लैपटॉप में, इसको देखना बहुत जरूरी है ना। ये इसमें आपको सारी चीजें समझ में आएंगी क्लियर, और पूरा आपको बड़ा बड़ा दिखेगा अभी, जो कंट्री देखना चाहेंगे वो, जिसकी जो लोकेशन देखना चाहेंगे वो आपको दिखेगी। और इसमें पूरा दिखाते हैं, इसमें इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में ये लोकेशन इंडिया की है ना, और जितना चाहेंगे उतना उसको जूम कर सकते हैं, जितना चाहेंगे उसको जूम कर सकते हैं। एक बार यहां से चीजों को समझना शुरू कर दिए ना इस तरह से गूगल से, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप दिख रहे होंगे सारे कंट्री, आपको दिख गए होंगे। बांग्लादेश कौन कौन सा दिख रहा है आपको, देखिए, हाँ, पहला है पाकिस्तान, यहाँ पे है, ठीक है। अफगानिस्तान यहाँ पर है, और नेपाल यहाँ पर है, ठीक है। भूटान यहाँ पर है, चाइना ये है, और म्यांमार यहाँ पर है, और बांग्लादेश यहाँ पर। ये तो खैर आप लोग सब जानते हैं, बस एक एज ए इंटरेस्ट बनाने के लिए मैंने दिखाया कि आपको इसमें बहुत अच्छी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है, और उसके बाद नेबरिंग कंट्री की बात करें तो उसमें 2 कंट्री और ऐड हो जाते हैं, कौन कौन से, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो देखो, पड़ोसी तो हम किसी को भी मान सकते हैं, है ना, क्योंकि अब ये तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना, हु इज माय फ्रेंड, कितने लोग दोस्त हैं, ऐसा तो कोई क्राइटेरिया है नहीं, हम पड़ोसी किसको भी कह सकते हैं, है ना। हम ये भी कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है तो हमारे पड़ोस में ही, ग्लोब में क्या जाता है ना, कहीं की कहीं भी रख दो। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो 7 हैं, 2 और हैं, इसमें 2 जोड़ देंगे, कौन कौन से, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। तो 2 कंट्री, एक तो मालदीव है, दूसरा श्रीलंका है। तो ये है, मालदीव और श्रीलंका 2 कंट्री हैं जो नेबरिंग कंट्री कहलाते हैं। तो हाउ मेनी नेबरिंग कंट्री, 9, है ना। यू कैन ऐड इंडोनेशिया आल्सो, देयर नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी है, जोड़ सकते हो, बट अभी तक बुक्स में ऐसा ही है, 9 लिख के आते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग इंडोनेशिया को भी पड़ोसी मुल्क कह सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो ये है, तो ये हो गया, हमने तीन बातें अभी समझी, कौन कौन सी। पहला ये कि ग्लोब इन इंडिया इन ग्लोब, तो भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी इक्वेटर के नॉर्थ में है, और जो जीएमटी लाइन है उससे ईस्ट में है, ठीक है। दूसरा हमने समझा फ्रंटियर कंट्री, तीसरा पॉइंट, तो फ्रंटियर कंट्री में 7 कंट्री थे, साथ में मिनिमम बाउंड्री अफगानिस्तान से और मैक्सिमम बांग्लादेश से। फिर नेबरिंग कंट्री की बात आई, तो नेबरिंग में आप 9 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, जितने चाहे कर सकते हो, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं करना है। तो ये थोड़ा था, इतना आप समझ गए। आज हम सिर्फ यही बात करेंगे, और इंडिया के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत क्या है ना, और भारत के बारे में और आपको क्या जानना चाहिए,
करंट अफेयर शुरू करने से पहले एक चीज और जाननी चाहिए भारत के बारे में कि देखो क्या होता है ना, जो आपका करंट अफेयर्स है ना, वो इकोनॉमी से भी आता है, वो ज्योग्राफी से भी आता है, वो हिस्ट्री से भी आता है, पॉलिटिक्स से भी आता है, सारे सब्जेक्ट से कनेक्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स मीन्स ओनली करंट अफेयर्स, है ना। वो आपसे डेट नहीं पूछेगा कि लता जी की डेथ कब हुई, ठीक है, वो डेट नहीं पूछेगा, फैक्चुअल नहीं कभी पूछता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम और देख लें इसमें कि अगर बात करें पॉलिटिकल, है ना, थोड़ा सा समझ लेते हैं वैसे का पॉलिटिकल इंडिया। तो पॉलिटिकल इंडिया का मतलब क्या है, और बेसिक फटाफट समझेंगे क्योंकि हमें समझना बहुत जरूरी है कि पार्लियामेंट क्या है, राज्यसभा लोकसभा क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, जुडिशरी क्या है। तो ये इंडिया के बेसिक में ही आते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात है कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ न्यू दिल्ली, है ना, नॉट दिल्ली। तो ये क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया, नाउ 28 स्टेट एंड 8 यूटीज इन इंडिया। तो अभी भारत में 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं, ठीक है। यानी जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और और बात करें तो इंडिया में दो चीजों को और समझना है पॉलिटिकल सिस्टम में कि इंडिया में स्टेट देखो दो तरह गवर्नमेंट होता है हमारे यहाँ, दो तरह का गवर्नमेंट है ना। पहला तो सेंटर, है ना, दूसरा है स्टेट, है ना, सेंटर और स्टेट। जब हम सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर में पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। सेंटर में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैं चलो इसलिए देता हूँ सेंटर में। और सेंटर में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहाँ पे दो चीजें हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनको शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। सेंटर में दो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और एक यहाँ पे और आते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी आपने देखो क्या होता है ना, जब भी न्यूज आती है तो आप सुना करें, थोड़ा ध्यान दिया करें उस पर। अभी जो बजट इंट्रोड्यूस किया हमारे प्रेसिडेंट, बजट का जो पहला स्पीच होता है, आपको पता है इंडिया पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो अभी बजट सेशन हुआ था, तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट सेशन को दो बार इंट्रोड्यूस करते हैं। मैंने शायद पहले भी इस पे वीडियो बनाया था, क्लास लिया था। तो इंडिया में 2 बार प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ज्वाइंट सेशन का मतलब क्या है, जहां पर राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर दोनों एक साथ सिटिंग कर रहे हो, है ना, बैठे हो, दैट इज अ ज्वाइंट सेशन। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट राज्यसभा को कब संबोधित करते हैं, कब इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो 2 बार करते हैं। पहला एवरी ईयर इन द फर्स्ट सेशन, दैट इज नोन एज अ बजट सेशन। तो पहले कब, कि जब वो पहला फर्स्ट सेशन होता है, ठीक है, इसी को हम लोग बजट सेशन कहते हैं, फर्स्ट सेशन, ठीक है। तो पहला तो फर्स्ट सेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब स्टार्टिंग करते हैं। दूसरा फर्स्ट गवर्नमेंट सेशन आफ्टर द इलेक्शन, जनरल इलेक्शन। पहली बार जब आम चुनाव होता है, जब गवर्नमेंट चुनी जाती है, तो जो पहला सेशन होता है उसको भी राष्ट्रपति इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी उसको संबोधित करते हैं। मेरी बात समझ गए। मान लिया कि इलेक्शन हुआ प्रधानमंत्री का, यानी एमपीस का, यानी जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है वो हुआ। उसके बाद जिसकी भी गवर्नमेंट बन के आती है, तो जो पहली बैठक होती है पार्लियामेंट की, उसको प्रेसिडेंट संबोधित करते हैं। तो 2 बार प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट को,
ज्वाइंट सेशन को, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों होती है। पहला, हर साल साल का पहला सत्र, साल का पहला सेशन, उसको हम कह देते हैं मतलब टेक्निकली बजट सेशन, ठीक है। और दूसरा, जब आम चुनाव के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद जो पहली सीटिंग होती है उसको, ठीक है। क्लियर हो गया। और तो ये हो गया दोनों का, ठीक है। अभी हाँ, अभी मैं एक बात कह रहा था, अभी जो बजट सेशन को उन्होंने मतलब स्पीच दिया, संबोधित किया, भाषण दिया, तो एक बार बार एक वर्ड यूज कर रहे थे। मैंने तो वो वर्ड 5 से 6 बार नोट किया था, पूरा मैं नहीं सुन पाया था, लेकिन मैंने सुना तो वो लगभग आधे घंटे में 5 से 7 बार एक वर्ड बोल रहे थे हिंदी में, मेरी सरकार, है ना। तो ये चीज मुझे भी पहले लगी अटपटा कि मेरी सरकार क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट की इससे तो किसी गलती की गुंजाइश नहीं है ना, हिंदी इंग्लिश में वोकैब में। तो हमने कि मेरी सरकार क्यों बोलते, तो मेरी सरकार आप लोग सुनना, बजट सेशन में तो फर्स्ट किया है, तो उन्होंने स्टार्टिंग यहीं से की थी, मेरी सरकार, हमारी नहीं। मेरी और हमारी में बहुत फर्क होता है। तो पहले सेशन मैंने कभी सुने नहीं, ध्यान नहीं है, लेकिन इस बार देखा तो मेरी सरकार वो बोल रहे थे। तो इसका कहने का मतलब है, मेरी सरकार का मतलब ये है कि जो सरकार है उसके हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है। तो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसलिए वो मेरा वर्ड यूज कर रहे थे। आप लोग सुनना, जिसने बजट सेशन हुआ था उसने वो बोले हैं, और कई बार वर्ड उन्होंने यूज किया है। तो मुझे लगा शायद ये गलती से हो रहा है, लेकिन गलती प्रेसिडेंट से तो नहीं हो सकती ना। तो मेरी का मतलब ये था कि ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि मेरी सरकार, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी हम पॉलिटिक्स में जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं। मेरी सरकार का कहने का सीधा सा सिंपल सा एक लाइन में समझ लीजिए, सरकार का काम होता है लॉ बनाना, ठीक है। और लॉ को फाइनल राज्यसभा लोकसभा के बाद जो साइन करता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो फाइनली जो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निभाते हैं। इसीलिए वो मेरी सरकार बार बार वर्ड यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो सेंटर में तीन पार्ट हैं गवर्नमेंट के, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि विदाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यू कैन नॉट पास एनी लॉ, यू कैन नॉट डिजाइन एनी लॉ। आप कोई कानून बना ही नहीं सकते, कुछ भी कर लीजिए। हाँ, प्रेसिडेंट चाहे तो 6 महीने के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं, 6 महीने के लिए, आपको पता है, ऑर्डिनेंस वो करते हैं तो, ठीक है। आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? अनुराधा, नाजिका, कृष्णा, कपूर? नो सर। ओके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि सेंटर में 3 लोग हैं, और बॉस कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर अपनी पा जाए तो, ठीक है। हालांकि आते नहीं है, ऐसा लग रहा था जब हाँ, ठीक है। तो ये है, मैंने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा था मोदी जी सामने बैठे थे जब वो बोल रहे थे, शायद उनकी वजह से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये तो हो गया आपको गवर्नमेंट सेंटर की 3 पार्ट में, समझ में आ गया। अगर कभी कोई बात होती ना कि व्हाट इज द लेजिस्लेटिव, है ना, तो लेजिस्लेटिव मींस गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एंड अदर पार्ट। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव एंड गवर्नमेंट बोथ, दोनों का है। लेजिस्लेटिव को हिंदी में कहते हैं विधायिका, और एग्जीक्यूटिव कहते हैं गवर्नमेंट, है ना। तो बात हम लोग समझेंगे अभी। अब ऐसे ही सेंटर की बात, अगर स्टेट की बात करते हैं, स्टेट में भी 2 पार्ट होते हैं, है ना। अभी मोस्टली तो एक है स्टेट असेंबली, ठीक है। क्या है? स्टेट असेंबली यानी विधान सभा, ठीक है। स्टेट असेंबली इसको बोलते हैं। उसके बाद है स्टेट काउंसिल,
स्टेट नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव है, स्टेट लेजिस्लेटिव है ये, और स्टेट काउंसिल है ना, काउंसिल विधान परिषद, और ये उसके बाद है गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर है, तो वहां भी सेम चीज है, यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर है। लेकिन ये स्टेट काउंसिल है ना, ये मोस्टली ये सिर्फ 6 राज्यों में है। तो समझ गए, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह से यहाँ पे 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, उस तरह से स्टेट गवर्नमेंट में सभी स्टेट में नहीं है। ठीक है, स्टेट काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट्स में है, उसको हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद, वो सिर्फ 6 राज्यों में है। ठीक है, वो एक्ट एज द राज्यसभा, वो राज्यसभा की तरह काम करता है। तो जो इलेक्शन होते हैं, वो अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव के हो रहे हैं, जैसे गोवा में हो रहा है ना, यूपी में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। तो ये स्टेट यानी विधान सभा के हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, और सेम प्रोसीजर है और कुछ नहीं है। तो ये पॉलिटिकल समझ में आ गया कि पॉलिटिकल क्या है। इंडिया डिवाइड पॉलिटिकली इनटू 28 स्टेट एंड 8 यूटीज। ओके, गवर्नमेंट सिस्टम 2 लेयर में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिफॉर्म है दैट ऑल ओवर इंडिया, एंड स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे यूपी है ना, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, इनमें 2 हैं। स्टेट काउंसिल भी है 6 राज्यों में, लेकिन बाकी में नहीं है। तो इलेक्शन किनका होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव का डायरेक्ट। तो ये है, ये तो बाकी हम लोग पॉलिटिकल में समझेंगे, बस अभी थोड़ा थोड़ा समझा दिया कि व्हाट इज द गवर्नमेंट, ये हो क्या रहा है ना, ये तमाशा क्या हो रहा है। जब भी आज तक खोलो तो 2 ही चीज दिखती है। तो ये है, उसके बाद ये तो हो गया आपका बॉर्डर कंट्री आपने समझ लिया। और एक बार आइलैंड इंडिया की बात कर लेते हैं। आइलैंड इंडिया, ठीक है, मतलब द्वीपीय भारत। तो भारत, ये सिर्फ हम एक मोटा मोटी आपको बता रहे हैं कि भारत है क्या एक्चुअली। तो ये 2 हैं हमारे यहाँ, एक तो है लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप है, उसके बाद है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार 2 हैं। इसको मैं दिखा देता हूं आपको कहां कहां पर है। ये है, देखिए, अगर मतलब हमने कहा कि आइलैंड इंडिया, भारत के पास द्वीपीय भारत है, क्या है समझ लीजिए, क्योंकि बहुत आगे हम लोग करंट अफेयर्स में इसको पढ़ने वाले हैं। ये जो है ये जो पार्ट है आप देख रहे हो, ये वाला, ये लक्षद्वीप है, ये वाला भाग, ये, ठीक है, ये हाँ, अब समझ में आ गया आपको कि जस्ट केरला के वेस्ट में ये लक्षद्वीप है ना, ये लक्षद्वीप है। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, आपको पता है, बहुत सारे यहाँ पे हजारों लाखों आइलैंड हैं, उसे लक्षद्वीप कहते हैं। ये जो है ये लक्षद्वीप है, ठीक है, ये वाला एरिया। थोड़ा सा अगर इसको करेंगे, जूम आउट करेंगे, तो आप देखेंगे कि लक्षद्वीप है वो इस जगह पे। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें, थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं तो बता देते हैं हम, ठीक है। आप ये देखिए, अब यहाँ पे समझिए सही से कि दैट पोर्शन इज अ लक्षद्वीप, ओके, एंड दैट पोर्शन इज अंडमान निकोबार। ये जो भाग है ये अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये भारत के पार्ट है। कभी आप यहाँ पर जाते हो, है ना, जाना जरूर, बहुत लक्षद्वीप मत जाना, अंडमान निकोबार बहुत अच्छी जगह है ना, पास में है, और ज्यादा खर्चा भी नहीं है, शिप से जाओगे तो कम में हो जाएगा, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा लगने के 2 रीजन है, आपको फॉरेनर की फीलिंग आएगी, और अपना ही घर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सिक्योरिटी में, किसी चीज को लेके आपको लगेगा कि नहीं हम कहीं बाहर आए हैं, आइलैंड पे हैं। तो ये अंडमान निकोबार है, ये वाला भाग, ये अंडमान निकोबार है, ये वाला, ये बे ऑफ बंगाल में है,
और ये लक्षद्वीप है, ये भी आइलैंड्स हैं, ये अरेबियन सी में है, ठीक है, ये अरेबियन सी में है, और ये बे ऑफ बंगाल में। पता है एक बार क्वेश्चन यही आया था कि अंडमान निकोबार कहाँ है, मतलब बे ऑफ बंगाल में है या इंडियन ओशियन में है, तो कई लोगों ने इंडियन ओशियन लगा दिया था, है ना, तो ऐसा नहीं है, इंडियन ओशियन नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ये आइलैंड ऑफ इंडिया हो गया। और उसके बाद फिर एक चीज और हम आपको बतानी थी बेसिक में, वो ये था कि कोस्टल स्टेट, है ना, कोस्टल स्टेट यानी तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट तटीय राज्य। तो तटीय राज्य आपको पता है कि 9 है, कितने, 9। कोस्टल स्टेट इज नंबर ऑफ 9। अनुराधा आपका कट गया था, कोई बात नहीं, सिर्फ 2 ही बातें बताई हैं, लक्षद्वीप और अंडमान, उतना आपने सुन लिया था। अब आता है कि कोस्टल स्टेट, है ना, तो 9 स्टेट्स हैं कोस्टल, इनकी बाउंड्री कोस्टल से टच होती है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं, तो आप वहीं से नोट भी कर सकते हो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादातर लोगों को पता होता है कोस्टल स्टेट कौन से हैं, देखेंगे, है ना, ये काउंट कर सकते हो इजिली, 9 कोस्टल स्टेट इन इंडिया। और लॉन्गेस्ट बाउंड्री को कोस्टल स्टेट, यस नाजुका, which state has the longest boundary, coastal boundary? ठीक है, दैट इज गुजरात, ये है गुजरात, इट इज लॉन्गेस्ट बाउंड्री, लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री इन इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ठीक है, कितने हो गए, गोवा भी तो है यहाँ पे, गोवा, तो 6 इधर हैं, हाँ ठीक है, हाँ, और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 9 है। इसमें मिजोरम और त्रिपुरा नहीं है, ये कंफ्यूजन मत हो। और एक बार मैं आपको बता दूं स्टेट ये है, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, कि बहुत 2011 या 12 में क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूछा था कि 2 सेंटेंस दिए थे। फर्स्ट सेंटेंस था कि फर्स्ट था इसमें, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री इन इंडिया, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री इन इंडिया। सेकेंड सेंटेंस था गुजरात हैज मैक्सिमम इनलैंड वेटलैंड इन इंडिया, ठीक है, 2 सेंटेंस थे। पहला क्या था, गुजरात के पास सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री है। दूसरा सेंटेंस था गुजरात हैज द मैक्सिमम इनलैंड वेटलैंड इन इंडिया, यानी आंतरिक आर्द्र भूमि गुजरात के पास सबसे ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, कृष्ण कपूर, नाजुका, अनुराधा। पहला क्वेश्चन था, सेंटेंस था गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री, यानी गुजरात सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है। दूसरा था गुजरात हैज द मैक्सिमम इनलैंड, ध्यान देना, इनलैंड वेटलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इनलैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ गुजरात। इनलैंड का मतलब समझते हो, पहले वेटलैंड समझ रहे हो आप लोग, वेटलैंड का मतलब ये है और नेचुरल वाटर बॉडी कवर्ड एरिया। वेटलैंड जो है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ हिंदी में कहते हैं आर्द्र भूमि, है ना, और इसको ज्योग्राफी में वर्ड दिया जाता है रामसर, रामसर इंग्लिश में भी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो आर्द्र भूमि। तो अगर डेफिनेशन जानना हो व्हाट इज द वेटलैंड एरिया, तो वेटलैंड इज अ नेचुरली वाटर लॉग्ड एरिया, वाटर कवर्ड नेचुरली, है ना, artificial lake is not part of the wetland, canal is not part of the wetland, ठीक है, artificial dam is not part of the wetland. Wetland means natural water covered area, प्राकृतिक रूप से जहां पानी भरा रहता है उसको हम कहते हैं वेटलैंड,
ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा वेटलैंड है दैट इज इन वेस्ट बंगाल। पता है कितना डेल्टा है उसमें, है ना? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा उसके पास है, गंगा ब्रह्मपुत्र का, और रिवर पूरा वहां पे फ्लो करती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा पूछेगा कि inland wetland maximum that is West Bengal and coastal wetland that is Gujarat। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गई होगी हमारी बातें। तो कोस्टल स्टेट है ये। अब क्या करना है आपको, अब मैं यहीं पे चीजों को समझाऊंगा आपको कि ये जो मैप आप देख रहे हो, मैं अब अभी स्क्रीन पे लेता हूं आपको। जो मैप देख रहे हो इसको मैप को ना नजरों में भरा होना चाहिए आपके, तब मजा आएगा, है ना? ये पूरा मैप आपकी नजरों में होना चाहिए, तब करंट अफेयर्स बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको, तब आप उसको रिलेट कर पाओगे। नजरों का मतलब आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के बाद जो है नॉर्थ में दैट इज आंध्र प्रदेश, एंड आफ्टर आंध्र प्रदेश इज उड़ीसा। ऐसा होता नहीं है कि यूपीएससी वालों ना पता हो, बट फिर भी अभी आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो ये बहुत जरूरी है जानना कि वेरेज बिहार, वेरेज तमिलनाडु, वेरेज त्रिपुरा, वेरेज एमपी, वेरेज छत्तीसगढ़, है ना? तो ये जान, अभी आप बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि आपको बेसिक से बताना है। तो वो दो चीजें आपको समझना है पॉलिटिकल मैप में, उसके बाद हम प्रॉपर, है ना, कल से करंट अफेयर शुरू कर सकते हैं। बेसिक हमें इंडिया का इतना ही बताना था, ठीक है, और बाकी चीजें और थी। हाँ, मैंने कहा क्या क्या देखना है। पहले देखना है इंटरनेशनल कंट्री, ठीक है। इंटरनेशनल कंट्री कौन कौन से हैं, हम कह सकते हैं फ्रंटियर कंट्री, ठीक है, यानी सीमावर्ती देश आपको देखने हैं मैप में, पॉलिटिकल मैप में। उसके बाद है स्टेट्स, स्टेट्स लोकेशन, ये बहुत जरूरी है, स्टेट लोकेशन। एक बार क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि अगर कोई व्यक्ति इम्फाल से चलता है और कावेरी तक आता है तो कितने स्टेट को क्रॉस करेगा, है ना? इफ यू नो द स्टेट लोकेशन यू कैन इजिली so many